नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रबल दावेदार कौन हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, उनकी क्या मजबूत पक्ष हैं और क्या उनके कमजोर पक्ष हैं। तो 3 नाम ऐसे हैं जो हमने तमाम चर्चाओं के बाद, अपने फीडबैक के बाद शॉर्टलिस्ट किए हैं, जो हमको ऐसा लगता है कि इनके नाम पैनल में जाने चाहिए या इनके नाम पर शायद विचार किया जाएगा। तो ये जो 3 नाम हैं ये आपको हम बता देते हैं और बारी बारी से हम इनके कमज़ोर और मजबूत पक्ष का हम इसमें खुलासा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इसमें मिलेंगी। और उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं कांग्रेस के जो 3 एमएलए हैं, जो 3 दावेदार हैं उपचुनाव में दावेदारों के लिए, उम्मीदवारी के लिए। उनमें पहला नाम आता है जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश पटेल का। महेश पटेल लंबे समय से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और माना यह जाता है कि उनका कोई विकल्प संगठन में कम से कम मौजूद नहीं है। पहले प्रयास भी हुए हैं लेकिन वो विफल हो गए हैं। तो वो कह सकते हैं कि आप कांग्रेस की मजबूरी भी है और कांग्रेस की ज़रूरत भी है। तो महेश पटेल का नाम भी इस सूची में है हमारे अनुसार। तो महेश पटेल एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए, जो कि जोबट का 16वां विधायक चुनेगी। तो महेश पटेल के मजबूत और कमजोर पक्ष क्या हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कमजोर पक्ष क्या है। कमजोर पक्ष में महेश पटेल का बाहरी विधानसभा का होना, वो अलीराजपुर विधानसभा से आते हैं और जोबट में आकर लड़ना चाहते हैं, तो ये पहला उनका हमारी नज़र में कमजोर पक्ष है। दूसरा कमजोर पक्ष है उनकी दबंग छवि का होना। तीसरा जो उनका कमजोर पक्ष है वो ये है कि कांतिलाल भूरिया की वो शायद पहली पसंद नहीं है, जो कि इस इलाके के कद्दावर नेता हैं और चुनाव में टिकट में उनकी राय काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये 3 उनके कमजोर पक्ष हैं, लेकिन इसके अलावा उनके मजबूत पक्ष भी हैं। पहला मजबूत पक्ष ये है कि आर्थिक रूप से उनका सक्षम होना, ये सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि बीजेपी केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ है और उपचुनाव को कॉर्पोरेट स्टाइल में लड़ती है, ऐसी चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में बीजेपी का मुकाबला आर्थिक रूप से करने के लिए जितने भी उम्मीदवारों की चर्चा है उसमें महेश पटेल का नाम सबसे आगे है। ये उनका मजबूत पक्ष है। दूसरा उनका मजबूत पक्ष है कि भले ही वो दबंग छवि के हों, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ रहे हैं। कांग्रेस संगठन में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश उन्होंने की है, ये उनका मजबूत पक्ष है। और संगठन का प्रमुख होने के नाते पार्टी आलाकमान, पार्टी पदाधिकारी जो ऊपर के हैं, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, उनसे सीधा उनका संवाद होता है। तो सीधा उनका परिचय है, ये उनका मजबूत पक्ष है। और तीसरा उनका जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि उनके पक्ष में संगठन के तमाम पदाधिकारी जो जिले स्तर के हैं और ब्लॉक लेवल के हैं वो लामबंद हो सकते हैं, क्योंकि वो संगठन को लंबे समय से संभाल रहे हैं। और चौथा एक और मजबूत पक्ष है कि दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, निजी तौर पर महेश पटेल को जानते हैं। और साथ में ये भी मजबूत पक्ष है कि कांतिलाल भूरिया भी ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होना है और महेश पटेल का समर्थन उनको मददगार हो सकता है। ये उनका एक और मजबूत पक्ष है। अब अगले उम्मीदवार की हम बात कर लेते हैं, सुलोचना रावत। सुलोचना रावत उस परिवार से आती हैं जिसने सबसे ज़्यादा विधायक रावत परिवार काना काकड़ ने इस विधानसभा क्षेत्र को दिए हैं। 6 बार उनके ससुर यहाँ से विधायक रहे हैं और स्वर्गीय अजमेर सिंह रावत साहब, और 3 बार वो भी विधायक रही हैं। एक बार सुलोचना रावत मंत्री भी रही हैं, दिग्विजय सिंह की सरकार में नर्मदा घाटी राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। तो जो 15 विधायक हुए हैं उसमें से 9 एमएलए इसी रावत परिवार से आए हैं। ये इनका जो दावेदारी है उसकी एक प्रमुख वजह है। अब हम इनकी भी कमजोर और मजबूत पक्षों की बात कर लेते हैं। तो सबसे कमजोर पक्ष इनका ये है कि बीते चुनाव में बेटे विशाल रावत ने बागी के रूप में चुनाव लड़ा और सुलोचना रावत ने उनका साथ दिया और इसके लिए उनको कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था।
ये उनका कमजोर पक्ष है। दूसरा कमजोर पक्ष है कि लंबे समय से जब भी उन पर आरोप ये लगता है इस परिवार पे कि अक्सर सियासत में, चुनावी राजनीति में वो सक्रिय होते हैं, चाहे वो जीते या हारें, उसके बाद लंबे समय के लिए वो भूमिगत से हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं से दूर हो जाते हैं, जनता से दूर हो जाते हैं, मार्केट से गायब हो जाते हैं। ये उनका कमजोर पक्ष है। तीसरा कमजोर पक्ष ये है कि जो ब्लॉक स्तर के तमाम पदाधिकारी हैं जो पहले से ही नियुक्त हैं, उनमें से ज़्यादातर उनकी नियुक्ति का, उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस में वापसी का भी खुली जबान से तो कुछ दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। ये उनका नकारात्मक पक्ष है। लेकिन इसके उलट कुछ सकारात्मक पक्ष भी सुलोचना रावत के हैं। वो ये है कि सबसे बड़ी है उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल। परिवार में 9 बार विधायक का पद रहा है, 6 बार ससुर के अजमेर सिंह जी के पास और 3 बार खुद उनके पास रहा है। दूसरा मजबूत पक्ष है कि वो सरल, सहज, मिलनसार रही हैं, किसी का ज़्यादा अच्छा नहीं भी कर पाए तो किसी का बुरा नहीं किया है। ये छवि जोबट विधानसभा क्षेत्र में उनकी बनी हुई है। ये बनाए रखना भी उनकी एक कामयाबी है और मुझे लगता है कि एक मजबूत पक्ष है। तीसरा उनका मजबूत पक्ष है कि वो कमलनाथ कोटे से आती हैं। जब कमलनाथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे तब राज्य की राजनीति में कमलनाथ का उनको समर्थन था। वाया सज्जन सिंह वर्मा के वो कमलनाथ कैंप से जुड़ी थी और वो संबंध उनका अभी भी कायम है और चर्चाएं हैं कि कमलनाथ से वो संवाद में हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में वो मंत्री रही हैं तो दिग्विजय सिंह भी उन्हें जानते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का झुकाव कांतिलाल भूरिया की ओर रहेगा और कांतिलाल भूरिया को राजी करना सुलोचना रावत के लिए भी एक चुनौती होगी। तो ये इनके कमजोर और मजबूत पहलू हमने आपको बता दिए। ये पूरी विवेचना हम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हैं। अच्छा भी लग सकता है समर्थकों को, बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो सच है वो हम कहेंगे। तीसरे उम्मीदवार हैं दीपक उर्फ दीपू भूरिया। ये कांग्रेस के तीसरे दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं। कलावती भूरिया जो स्वर्गीय विधायक थी, उनके भतीजे हैं। एक तरीके से समाज के अनुसार ये उनके वारिस भी माने जाते हैं। उनके साथ उन्होंने काफ़ी वक्त भी बिताया है। तो दीपक भूरिया क्षेत्र में कलावती जी के निधन के बाद और उनके तमाम कार्यक्रमों के बाद सक्रिय हैं। उनके पास युवाओं की एक टीम बताई जाती है और कांतिलाल भूरिया का पूरा समर्थन बताया जाता है। इसलिए वो भी एक सीरियस और प्रमुख उम्मीदवार के रूप में हमारे इस पैनल में शामिल हैं। तो ये दीपक भूरिया की अगर हम पॉलिटिकल प्रोफाइल की बात करें तो बिल्कुल नए हैं। उनका कमज़ोर पक्ष या मजबूत पक्ष बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया है। मजबूत पक्ष में एकमात्र है कि वो कलावती भूरिया के भतीजे हैं और सहानुभूति के आधार पर टिकट लाने की वो दावेदारी करेंगे, पार्टी से ये कहेंगे कि उनका हक बनता है। और दूसरा मजबूत पक्ष है कि कांतिलाल भूरिया के वे रिश्तेदार हैं और कांतिलाल भूरिया उनके जरिए जोबट में अपना विधायक बैठाना चाहेंगे। कोई भी हो, हर कोई ये चाहता है कि उनका कोई अपना बैठे। तो ये उनका सबसे मजबूत पक्ष है। अब इन तीनों उम्मीदवारों में से किसको टिकट मिलेगा ये पार्टी आलाकमान को तय करना है। और एक चीज़ और हो सकती है जो चौंकाने वाली हो सकती है, हमें लगता है, पर ऐसा हो ही जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हो सकता है अंत समय में नाम दीपक भूरिया का रिप्लेस हो जाए और डॉक्टर विक्रांत भूरिया का आ जाए। हालांकि ये राजनीति है, राजनीति में निज़ाम कब किस समय बदल जाए, कब कौन सा गेम कौन खेल दे, कहा नहीं जा सकता। इसकी संभावनाएं बेहद कम है, फिर से कह रहा हूँ बहुत कम है, लेकिन सियासत में सब कुछ संभव है। तो हो सकता है एक नाम और बढ़ जाए, डॉक्टर विक्रांत भूरिया आ जाए और डॉक्टर विक्रांत भूरिया कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। चर्चा है कि वो लोकसभा के हिसाब से अपनी तैयारी और रणनीति बना रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में शायद वो आने से बचेंगे, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए सब कुछ संभव है। तो फिलहाल ये हमने आपको बताया कांग्रेस का। कल के वीडियो में हम आपको बीजेपी के उम्मीदवार, उनका प्रोफाइल, उनके कमज़ोर और मजबूत पक्ष के बारे में बताएंगे। और फिर से आपसे आग्रह है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी राय ज़रूर आप इस वीडियो पे दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।